मिथिला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसे ब्लूम का टैक्सोनॉमी या ब्लूम का डोमेन या ब्लूम का क्षेत्र कहते हैं। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में 3 क्षेत्र बताए हैं। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है मनोक्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। पहला जो है ब्रेन से रिलेटेड है और दूसरा जो है भावात्मक क्षेत्र इमोशन से रिलेटेड है और तीसरा है बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड। जैसे पहला क्षेत्र जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र, उसमें केवल ज्ञान या जानकारी रखना होता है, महसूस करना नहीं होता है। दूसरा क्षेत्र है भावात्मक क्षेत्र, इसमें महसूस करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। तीसरा है मनोक्रियात्मक क्षेत्र, इसमें व्यवहार में उतारना या करके सीखना, मतलब बॉडी मूवमेंट। जैसे आपसे कोई पूछ दे किसी गाना के बारे में कि इस गाना पर किस हीरो ने डांस किया है, मतलब किस पर फिल्माया गया है, तो यह आपके जानकारी में, आपके ज्ञान में है, तो क्या हो गया, संज्ञानात्मक क्षेत्र से रिलेटेड। यदि उसी गाना को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हो गया भावात्मक क्षेत्र से रिलेटेड। और उसी गाना पर जब आप खुद डांस करेंगे, यानी आपका बॉडी मूवमेंट होगा, आप व्यवहार में उतारेंगे, उसे करेंगे, तो ये हो गया मनोक्रियात्मक क्षेत्र से रिलेटेड। जैसे आपके गांव में कहीं पर कुश्ती का प्रतियोगिता हो रहा है या कहीं भी हुआ था, तो आपसे कोई पूछेगा कि वहाँ पर कुश्ती हो रहा है या हुआ था, आपको जानकारी है, तो आपके जानकारी में है, मतलब आपके ब्रेन में है, तो किससे रिलेटेड हो गया, संज्ञानात्मक क्षेत्र से। यदि उसी चीज़ को आप वहाँ पर रह के देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो ये हो गया भावात्मक क्षेत्र से। और आप चाहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर पहलवान कुश्ती कर रहा था, मैं भी उस तरह से करूँ, तो आप उसे सीखने के लिए करेंगे, आपका बॉडी मूवमेंट होगा, व्यवहार में उतारेंगे, तो ये हो जाएगा मनोक्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित। तो सीटेट में बहुत सारा सवाल तो डायरेक्ट इसी तीनों से पूछ देते हैं, तो पहले 2-3 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको अलग अलग से देखेंगे। पहला प्रश्न है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था है। उपलब्धि लक्ष्यों का ये तो नहीं है, पठन कौशल का यह भी नहीं है, पाठचर्या संबंधी उद्घोषणाओं का भी नहीं है। तो ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, उद्देश्यों का, और संज्ञानात्मक पक्ष उसमें आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लूम का कौन सा शिक्षण उद्देश्य पहले प्राप्त होता है। तो पहले ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, उसके बाद आता है क्रियात्मक पक्ष या मनोक्रियात्मक पक्ष। तो सबसे पहले इसको कौन प्राप्त होता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष, इसी को कहते हैं। प्रश्न 3, व्यवहार का करने का पहलू किस में आता है। व्यवहार का करना, व्यवहार करना किस में आता है, मनोवैज्ञानिक पक्ष तो होगा नहीं, संज्ञानात्मक तो पहला है, ये भी नहीं होगा, भावात्मक दूसरा, ये भी नहीं होगा, सबसे लास्ट वाला जो होता है मनोक्रियात्मक पक्ष, तो इसमें यही होगा, मनोक्रियात्मक पक्ष का ही दूसरा नाम है गत्यात्मक पक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 4, एक छात्र अपने सहकर्मी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है और स्कूलों के मानदंडों के अनुरूप नहीं है, इस छात्र को इसमें मदद चाहिए। मतलब आक्रामक है, स्कूल का मानदंड नहीं मानता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ये तो तीनों में है ही नहीं, तो ये तो पहले कट जाएगा। मनोगत्यात्मक पक्ष, ये भी नहीं होगा, बच्चा को पीटेंगे या शारीरिक रूप से दंड देंगे, ये तो हो नहीं सकता है। इसको भावनात्मक रूप से बच्चे को समझाएंगे, उसका काउंसलिंग करेंगे, तब उसमें सुधार आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक पक्ष। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, ब्लूम ने 1956 में दिया था। इसके अंतर्गत 6 चीजें हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान किसे कहते हैं, सूचना को जानना ज्ञान होता है, सूचना का अर्थ समझना बोध होता है, सूचना को दैनिक जीवन में उतारना अनुप्रयोग होता है, सूचना के विभिन्न पक्षों पर सोचना या कई नजरियों से देखना विश्लेषण होता है, विश्लेषण का मतलब अलग अलग करना, संश्लेषण मतलब एक जगह जोड़ना, इकट्ठा करना, सूचना को क्रमबद्ध करके परिणाम तक ले जाना संश्लेषण है, मूल्यांकन सूचना के गुण दोष पर विचार करना, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये अच्छा रहा या बहुत अच्छा रहा या खराब रहा, इस तरह का डिसीजन देना मूल्यांकन होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल हम इससे पहले कभी नहीं देखे थे, तो किसी से पूछे ये क्या है, तो उन्होंने बोला मोबाइल है, मतलब हम सूचना को जान लिए, तो हो गया ज्ञान। फिर इससे पूछे इसका क्या काम है, तो उन्होंने बताया इसका काम है बातें करना, तो हम उसका अर्थ भी समझ लिए कि अच्छा ये मोबाइल है, इसका काम है बातें करना, मतलब हमें इसका बोध हो गया, मोबाइल का बोध हो गया।
उसके बाद मोबाइल हम खरीद के इसका प्रयोग करना शुरू कर दिए, ये हो गया अनुप्रयोग, इसे दैनिक जीवन में उतार लिए। उसके बाद होता है विश्लेषण, मतलब अलग अलग करके उस पर सोचना। तो मोबाइल का बैटरी, चार्जर, मोबाइल का जो टॉर्च जलता है टॉर्च, इन सबको अलग अलग करके उसके बारे में हम उस पर नज़र दिए, उसके विभिन्न पक्षों के बारे में सोचे, तो ये हो गया विश्लेषण करना। उसके बाद संश्लेषण, मतलब सबको एक जगह इकट्ठा करके फाइनली उसके बारे में सोचना। तो हमने जो उसका बैटरी, कैमरा, चार्जर या उसमें टॉर्च कैसा जलता है, इसका वॉइस की क्लियरिटी कैसा है, सब चीज़ के बारे में जो अलग अलग करके उसको देखे थे, फिर उसको एक जगह इकट्ठा करके फाइनली ये सोचेंगे अच्छा इसमें चार्जर अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, अब बाद बाकी टॉर्च उतना अच्छा नहीं है, इसका वॉइस उतना क्लियर नहीं है, इस पर जो फाइनली इस पर डिसीजन देंगे हाँ ये अच्छा है और ये बुरा है इसमें, तो ये हो गया संश्लेषण। फिर इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली हमने जो मोबाइल ख़रीदा उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ या उससे हमें क्या नुकसान हो गया, तो सूचना के गुण और दोष पर विचार करके इससे फ़ायदा या नुकसान के बारे में सोचना। तो इस तरह से इससे हमें ये फ़ायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, तो फ़ायदा हुआ तो हम बोलेंगे ये मोबाइल लेना, या मोबाइल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, ये सैमसंग कंपनी का मोबाइल है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। यदि हमें ख़राब लगा तो बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं होता है, बहुत ही ख़राब होता है। तो फाइनली जो इस पर हम निष्कर्ष निकाले, डिसीजन दिए, ये अच्छा है या बुरा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन। इसको एक और एग्जाम्पल से इस तरह समझ सकते हैं, जैसे इसे हम पहली बार देख रहे हैं, हमें नहीं पता है, तो किसी ने बताया ये है मार्कर, तो हमें ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने बताया इसका काम है लिखना, तो हम लिख के देखे तो हमें लगा नहीं सही में इसका काम है लिखना, तो हम इसका अर्थ समझ गए, मतलब बोध हो गया। फिर इसको हम खरीद के लिखना शुरू कर दिए, प्रयोग करना शुरू कर दिया, अनुप्रयोग हो गया। फिर इसके अलग अलग पार्ट पर, अलग अलग पहलू पर सोचे, इसके विकल्प पर सोचे, क्या इसके अलावा हम चौक से भी तो लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इसके विकल्पों के बारे में सोचना विश्लेषण हो गया। फिर उसको जितना विकल्प हम सोचे थे सबको एक जगह इकट्ठा करके फाइनली इसमें डिसीजन लेंगे कि चौक से लिखना उतना अच्छा नहीं रहेगा, पेंसिल से भी नहीं रहेगा, सबसे बेस्ट इसी से लिखना रहेगा, मार्कर से लिखना ही सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें एक चीज़ को हम चुन लिए, तो ये हो गया संश्लेषण। फिर उसके बाद हमने इतना दिन इसका प्रयोग किया, तो ये मेरे लिए अच्छा रहा या ख़राब रहा, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो इसे हम अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, जो भी कहेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन। इसमें जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे उतना अच्छा माना जाता है। ज्ञान से अच्छा बोध, बोध से अच्छा अनुप्रयोग, इससे अच्छा विश्लेषण, विश्लेषण से अच्छा संश्लेषण और इससे अच्छा मूल्यांकन को माना जाता है। ऊपर वाला जो 3 होता है इसे निम्न स्तर का, और नीचे वाला जो ये 3 है इसे उच्च स्तर का माना जाता है। दूसरा है भावात्मक पक्ष। ब्लूम, करथवाल, मेसिया ने मिलकर 1964 में दिया। इसका पहला है आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और चरित्र निर्माण। जैसे हम रोड पर किसी भिखारी को देखते हैं तो देखना क्या हुआ, आग्रहण, फिर हम उसका मदद करते हैं, मतलब रिस्पॉन्ड लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, तो ये हो गया अनुक्रिया। फिर हमें उसे मदद करने के बाद संतुष्टि मिलती है या हमारे अंदर मूल्य का निर्माण होता है, मूल्य विकसित होता है, तो ये हो गया अनुमूल्यन। उसके बाद फिर हमें लगता है कि ऐसा काम करने से हमें फ़ायदा होता है, संतुष्टि मिलता है, तो हम जहाँ कहीं भी मदद लाइक कोई किसी को देखते हैं तो उसका मदद करते हैं, रूटीन में डाल लेते हैं मदद करने को, तो संगठन हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसा करते करते ये हमारे चरित्र में एक आदत के रूप में बन जाता है, विशेष आदत के रूप में चरित्र में इसको हम डाल लेते हैं, इसे बोलते हैं चरित्र निर्माण। जैसे हम लोग कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो उसे शो देखना मतलब क्या हुआ, आंखों से देखना, आग्रहण हुआ, उद्दीपक हुआ। फिर हम उस पर अनुक्रिया करते हैं, देखने के बाद हमें मज़ा आता है, आनंद आता है, तो उस पर हम ताली बजाते हैं या कुछ वाह वाह बोलते हैं, तो ये हो गया अनुक्रिया। फिर उसे देखने के बाद हमें संतुष्टि मिली, तो ये हो गया अनुमूल्यन। और फिर जब हमें संतुष्टि मिली तो हम इसे रोज़ 8 बजे टीवी पर आके देखते हैं, तो ये हो गया संगठन। और फिर हमें लगा कि हम जो रोज़ टीवी पर आके उसे 8 बजे देखते हैं और हंसते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य सुधर रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, तो उसे हम विशेष आदत के रूप में अपने चरित्र में डाल लेते हैं, तो ये हो गया चरित्र निर्माण। पहला पक्ष ब्रेन से संबंधित था, संज्ञान से संबंधित था। दूसरा था इमोशन, भावना से संबंधित। तीसरा है क्रिया से संबंधित, करके सीखने से संबंधित, बॉडी मूवमेंट से संबंधित। तो तीसरा पक्ष क्षेत्र क्या है, मनोक्रियात्मक क्षेत्र। 1969 ईस्वी में ब्लूम के शिष्य सिम्पसन ने दिया था। इसका चरण है 5 चरण है, अनुकरण, क्रियान्वयन, परिशुद्धता, समायोजन और स्वाभाविककरण। जैसे किसी आदमी का मन है कि मैं मोटरसाइकिल चलाना सीखूं,
तो सबसे पहले कोई आदमी मोटरसाइकिल चला रहा होगा उसे देखेगा, मतलब उसका अनुकरण करेगा, फिर वो खुद चलाने का कोशिश करेगा, मतलब उसका क्रियान्वयन करेगा, बाइक पर बैठेगा और स्टार्ट करेगा। उसके बाद शुरू में तो ऐसा है नहीं कि एक ही बार में सीख लेगा, पहले गिरेगा फिर संभलेगा, इस तरह से सीखेगा। तो फिर ऐसा करते करते उसमें क्या करेगा, परिशुद्धता हासिल करेगा, चाहेगा एक्यूरेसी लाना, चलाने में परिशुद्धता हासिल करना। फिर जैसे मोटरसाइकिल चलाना जो सीख रहा है, इससे पहले वो साइकिल चलाना जानता होगा, तो साइकिल चलाने का कौशल जो है मोटरसाइकिल चलाने के कौशल में मदद करेगा। तो दोनों कौशल के बीच समायोजन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, दोनों में संबंध बनाएगा ताकि वो अच्छा से चला पाए। इस तरह से वो अच्छा से चलाना सीख लेगा। फिर इस तरह से चलाते चलाते मोटरसाइकिल चलाने में मास्टरी हासिल कर लेगा, बहुत अच्छा से निपुण हो जाएगा, माने वो स्वाभाविक रूप से उसे मोटरसाइकिल चला सकता है, उसके स्वभाव में आ गया है, तो उसी को बोलते हैं स्वाभाविकरण। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? तो पहला था ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक क्षेत्र, उसके अंतर्गत 6 चरण था, उसमें से कौन सा है? अनुक्रिया तो था नहीं, ध्यान देना था नहीं, अप्रत्यक्षीकरण था नहीं, तो उसमें क्या था? संश्लेषण था। इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन है फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो पहला जो क्षेत्र था संज्ञानात्मक क्षेत्र, उसके अंतर्गत जो चरण आता था मूल्यांकन, कौन सा है जो इसके हिसाब से सही है? तो पहला है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन। आंकड़ा का मूल्यांकन करना तो था नहीं। वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, ये भी नहीं था। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, मूल्यांकन जो था आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ चार्ट का निर्माण करना नहीं था। चौथा है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। एक जो समाधान था, हमने जो कुछ किया था, वो तार्किक रूप से सुसंगत है या नहीं, इससे फायदा हुआ या नहीं, उसी का मूल्यांकन करना था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? किसी भी सूचना का जो विश्लेषण है उसके लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो अंतर करना तो होता नहीं है, पहचान करना भी नहीं होता है, वर्णन करना भी नहीं होता है, वर्गीकरण करना। विश्लेषण का मतलब ही होता है वर्गीकरण करना, अलग अलग करके उसके बारे में सोचना, अलग अलग पक्षों पर सोचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्गीकरण करना।